जब सैंपल लेते हैं तो पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना हमारे लिए जरूरी नहीं होता है, बल्कि हम उस पॉपुलेशन में से थोड़ा सा पार्ट ले करके हम उसको चेक करते हैं और पूरे पॉपुलेशन के बारे में हम सब कुछ बताते हैं। तो इस तरह से मतलब मैं ये बता रही हूँ कि आपको सैम्पलिंग जो है वो हमारी किताबों से जुड़ी हुई नहीं है, वो हमारी दैनिक जिंदगी में भी है। हमारी दैनिक जीवन में भी हम सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं, पर हमारे पास वर्ड्स नहीं होते। तो इस तरीके से जैसे आपको मैं बताऊं कि अगर हम मैंने आपको एक बर्तन दिखाया था, उसमें चावल बने थे और उसमें से थोड़ा सा चावल लिया गया था, बट वो जो पूरा बर्तन है वो हमारा पॉपुलेशन है जिसमें से हम सैंपल को ले रहे हैं। और जिस टेक्निक के द्वारा हम सैंपल को ले रहे होते हैं, वो टेक्निक जो होती है हमारी, वो कौन सी टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हम सैंपल ले रहे होते हैं और हमने किस तरीके से सैंपल को लिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम उस सैंपल में स्टडी करते हैं और उस सैंपल को स्टडी करने के पश्चात उनके जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं उनको हम जर्नलाइज करते हैं और किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हमको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे स्टूडेंट होते हैं, बात करते हैं कि हम इस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, हम इस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि हमारा पॉपुलेशन क्या होगा। भाई उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं, बट उत्तराखंड में काम करना तो बहुत कठिन है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर हम, जैसा कि आपको बताया था प्रीवियस हमारे लेक्चर जो हुए थे कि हम कैसे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, कैसे हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो वहां पर ये क्लियर करने की कोशिश की गई थी कि हमको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो इसके पॉपुलेशन में भी हमको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, हमको अपनी पॉपुलेशन पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। अब ये जो पॉपुलेशन होती है ये दो तरह की होती है। एक पॉपुलेशन ऐसी होती है जो फाइनाइट होती है, जिसमें आपकी पॉपुलेशन बिल्कुल पता है आपको। जैसे बाय द वे हमने कहा कि हमारे पीजी में या हमारे रिसर्च में कितने स्टूडेंट है कि 105 पॉपुलेशन जो है इस रिसर्च वर्क में, पीएचडी कोर्स जो हमारा चल रहा है उसमें इन्वॉल्व है। 105 हमारे पार्टिसिपेंट हैं इसमें। तो हमारी पॉपुलेशन फाइनाइट है यहाँ पर। ठीक है। अगर हमने ये मानने की कोशिश की कि हमारे उत्तराखंड में या हमारे नॉर्दर्न रीजनल सेंटर में कितने पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, तो हम मान सकते हैं कि ये इनफाइनाइट हो सकती है। किस रजिस्ट्रेशन तो कराया उन्होंने, परंतु वो रिसर्च छोड़ के चले गए। इसका मतलब हमको ये नहीं पता कि वास्तव में कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन हमारी कैसी हो गई, दो तरह की। एक हो गई जिसमें हमको पता होता है फाइनाइट की निश्चित संख्या पता होती है, हम उस संख्या में से अपने उसको अपने सैंपल को लेते हैं। और जो दूसरा है इनफाइनाइट, उसमें हमको पता ही नहीं हमारी संख्या कितनी है। अब जैसे आप कहेंगे कि नहीं पीएचडी के स्टूडेंट तो हमारे इनरोल्ड होते हैं, बट ये भी तो होता है कि कई स्टूडेंट्स जो है वो छोड़ के चले गए हों, कई की नौकरी लग गई हो, कई ने वहां उस यूनिवर्सिटी के अलावा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया हो, वहां उनको पसंद नहीं आ रहा हो या वो फिजिबल नहीं होगा उनका कार्य करना, तो हम उसको इनफाइनाइट में, वैसे तो जनरली इनफाइनाइट वो होती है जैसे हमने कहा कि स्टार्स जो है, जो हमारे, हम उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। एक रिवर में मछलियां हैं, वो कितनी है ये नहीं पता हमको। ठीक है। तो यदि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, अब देखिए रिसर्च में प्रॉब्लम है, आपको केवल रिसर्च से जोड़ के सारे एग्जांपल दूंगी। अगर हमने कहा कि हम रिसर्च में क्या पॉपुलेशन ले, हमारी पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, तो पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन क्या होगी। अगर आपने कहा कि उत्तराखंड में काम करते हैं, तो उत्तराखंड पे स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे अगर आप डाटा लेने के लिए चले गए तो ये नहीं पता चलेगा कि हम काम कैसे करें। हमारे हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमारे स्टेप क्लियर होने चाहिए इन सब चीजों के लिए। तो जब भी हमारी पॉपुलेशन, जब मतलब हमको पॉपुलेशन में से जब हमको सैंपल लेना पड़ता है, तो हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी एरिया जो है वो फिक्स होगी। ठीक है। तो हम पूरे उत्तराखंड पे काम नहीं कर सकते, तो हमको लिमिटेड करना पड़ेगा, या हम उत्तराखंड में भी काम करते हैं
तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम उसमें से सैंपल कैसे ले रहे हैं। इसके तरीके भी मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है किसी का टॉपिक जो है पूरे उत्तराखंड का हो, किसी का टॉपिक केवल गढ़वाल रीजन का हो, किसी का कुमाऊं का हो, या किसी डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, आपके एरिया आपके डिफरेंट हो सकते हैं, पर उन एरिया में आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि मैंने कैसे सैंपल लेना है। ये आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी और हम जो स्टेप्स आपको बताएंगे वो बिल्कुल साइंटिफिक होंगे हमारे, उसमें हमारी कोई बायसनेस नहीं होगी, जिससे कि आप कह सकते हैं कि हमने जो भी हमारा जो सैंपल है वो बहुत ही क्लियर है। तो जब हम इस तरीके से डिसाइड कर लेते हैं, तो ये मैं आपको बताऊं कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास कई ऐसे केसेस आते हैं। अभी मेरी एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के साथ बात हुई थी, जो उन्होंने कहा कि मुझे पूरे उत्तराखंड पे काम करना है और जरूरी है, क्योंकि हमारा जो सैंपल है उस पे हम पूरे उत्तराखंड के लोगों को लेंगे। तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि मैडम हम इससे कैसे करेंगे। तो मैंने उनको जो तरीका बताया कि आप उत्तराखंड के पहले जो दो हमारे भाग हैं उसको कुमाऊं और गढ़वाल उसको डिवाइड कर लीजिए, और कुमाऊं और गढ़वाल में भी आपके जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनको आप ले लीजिए, उसको रैंडमली सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका काम घटता। गढ़वाल लिया, उनमें से दोनों में से दो दो डिस्ट्रिक्ट लिए, उन दो दो डिस्ट्रिक्ट में से आपने उनकी दो दो तहसील ले ली, उनके दो दो ब्लॉक ले लिए, उन ब्लॉक में से आपने दो दो गांव ले लिए। तो आपके पास एक क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि टोटल हमने कितने गांव लिए हैं। ठीक है, तो आपको हर स्टेप में क्लियर हो जाएगा कि हमने कितने गांव से कितने लोगों को स्टडी करना है। अगर आपके सामने ये क्लियर हो जाती है पिक्चर, तो आपके दिमाग में आप एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि हमने इस गांव में जाना है। आपका जो है वो दिमाग इधर उधर को नहीं जाएगा, ये नहीं समझ में आएगा कि कौन से गांव को हमने कवर करना है। और ये सब चीजें जो हैं, यदि आप रेंडमाइज्ड होके करें, आप लॉटरी सिस्टम से करें, उनके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी। मतलब मेरा उद्देश्य आपको यहाँ पर ये नहीं बताना है कि लॉटरी सिस्टम क्या होता है, बल्कि इन कंसेप्ट को तो आप जानते ही होंगे, आपको लॉटरी सिस्टम यूज करना है और कहाँ पर आपको लॉटरी सिस्टम यूज नहीं करना है। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है बच्चों? अभी तक नहीं? यस मैम। ओके, तो अगर आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ रही होगी तो बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में हमने कहीं कहीं से कनेक्ट करके यस आपको हम मैम। इस वक्त आपका टाइम वेस्ट न जाए करके ही लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन और यूनिवर्स को डिसाइड करना होगा। जो फाइनाइट पॉपुलेशन यहाँ पर मैंने बनाया है कि हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे फाइनाइट पॉपुलेशन होती है, और इनफाइनाइट पॉपुलेशन जो है, जैसे स्टार्स इन द स्काई जो है, वो हमारी इनफाइनाइट है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, या रिवर में हमारी फिश है वो हम काउंट नहीं कर सकते। इसके बाद आप देखिए कि इस जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि सबसे बाहर एक सर्किल है, इसमें पॉपुलेशन है, और उसके बाद हमने टारगेट पॉपुलेशन किया है। मतलब हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं लेकर के, हमने जो हमारे जो सैंपल में हम जिन चीजों को पढ़ सकते हैं उनको लिया है, उसके बाद हमने सैंपल लिया है। तो इसका मतलब यह है कि हम पूरे उत्तराखंड में से जितने भी हम स्ट्रेटा बना करके, हमने पहले उत्तराखंड का कुमाऊं और गढ़वाल रीजन अलग किया, उसके बाद हमने हर जो उसमें से रैंडमली जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट को लिया। तो ये जो स्टेप्स है उसके बाद हम सैंपल तक पहुंचे हैं। इसके बाद यहाँ पर भी एक पिक्चर के द्वारा ये करने की कोशिश की गई है कि पॉपुलेशन क्या है, टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, एसेसिबल पॉपुलेशन क्या है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर मैंने कहा कि उत्तराखंड की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, अगर उत्तराखंड की पॉपुलेशन मैंने बताई आपको वो कितनी है, और उसके आधार पे कई लोगों ने यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन का क्राइटेरिया लें, सेंसस से लें, तो कई लोग यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन तो यहाँ है, किंतु वो यहाँ रह नहीं रहे हैं। तो पॉपुलेशन में तो नहीं हुए, वो यहाँ रह ही नहीं रहे हैं, जो रह रही है वो पॉपुलेशन को इसमें हम लेते हैं। तो ये तो खैर बेसिक चीजें हैं। इसके बाद हम ये आएंगे कि सैंपल हमने किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं, और जो हमारे जिसपे हम काम करेंगे, जो हमको इंफॉर्मेशन देंगे, वो हमारे बिल्कुल पॉइंट होते हैं, हम उन पे ही काम करते हैं। इसके अतिरिक्त एक हम कई बार क्या होता है कि
हमारे सामने ये आता है कि हम यूनिवर्स कहें या पॉपुलेशन कहें या पैरामीटर कहें, ये सब चीजें भी हमारे लिए एक बार डिस्कशन का टॉपिक हो जाता है। तो जो हमारे पैरामीटर होते हैं वो न्यूमेरिकल करेक्टरिस्टिक्स होती है पॉपुलेशन की, और जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारी न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल पॉपुलेशन होती है। कि जैसे हमने कहा कि अगर हम यंग लोगों पे काम कर रहे हैं तो उनकी एज कितनी होगी, ओल्ड पे काम कर रहे हैं तो हम उनकी एज की होगी, इस चीजों को हम क्लियर करेंगे। तो थोड़ा सा आपको ये बहुत रिसर्च के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, परंतु फिर भी आपको पता चलता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सैम्पलिंग हमारे सब्जेक्ट का काम नहीं है, हमारे सब्जेक्ट में जरूरत नहीं होती क्योंकि हम थ्योरी बेस्ड रिसर्च करते हैं। बट थ्योरी बेस्ड रिसर्च करने में भी यदि आप सैंपलिंग का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए क्लियर होगा कि हमने किस पॉइंट तक जाना है, हमने किस किताब को पढ़ना है। यदि हमने, क्योंकि हम इतनी ज्यादा किताबों को तो नहीं पढ़ सकते, हजारों किताबें हो सकती हैं, परंतु आप लोगों से पूछेंगे कि हम किन किन किताबों को पढ़ें, उस मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। वो हमारी मेरी वॉइस कट रही है। मैम आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। से आवाज नहीं आ रही है। नो मैम, आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज कट रही है। आवाज हेलो, अब आ रही है आवाज आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, थोड़ा सिस्टम में आज बहुत प्रॉब्लम है हमारे। ओके, अब आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि सैम्पलिंग की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो हमने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सैम्पलिंग जो है वो हमारा समय बचाती है, हमारे मैम बहुत पीपीटी का 4th इमेज शो कर Yes? दीजिए। पीपीटी का 4th इमेज शो कर दीजिए। अच्छा, बोर्ड में शो कर दीजिए। ओके ओके, बोर्ड में शो कर दीजिए। आ जाएगी आवाज। ओके, ठीक है। यस मैम। मैम इसके पहले वाला इमेज शो कर दीजिए। अच्छा, शो कर दीजिएगा ना, एक मिनट, जस्ट वेट है। इसी से बोल दीजिए, आ जाएगी उसमें आ रही है। इससे पहला वाला शो करना है आपको। यस मैम।
ठीक है, तो सैम्पलिंग का हम प्रयोग क्यों करते हैं, हमारा समय बचता है, तो इस वजह से हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आगे को मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा एक सैंपल होता है वो हमारे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कि जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें से वो हमारे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, और ये सैंपल साइज जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो जो सैंपल है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारे पॉपुलेशन का, तो इस वजह से हमारी जो टेक्निक्स होती हैं वो सही होनी चाहिए, जो हमने जिससे हमने इसको लिया है। इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स होंगी ये अभी मैं आपको क्लियर करूंगी। हमारा पॉपुलेशन का जो साइज जो है वो कितना होना चाहिए ये भी आपको अभी डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, जो सैंपल है हमारा वो बायसनेस से और एरर से फ्री होना चाहिए, तो हम बायस्ड कब नहीं होंगे ये भी अभी आपको टेक्निक्स में क्लियर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए और इसमें अधूरापन भी नहीं होना चाहिए, तो और एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सैंपल ऐसा ले लिया जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, क्योंकि रिसर्च में जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लिमिटेशन होती है, फाइनेंशियल लिमिटेशन होती है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके और उसका आउटपुट उतना ज़्यादा ना हो, तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके वो इस चीज़ को मतलब इस पर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपको दिख रहा है कि मैंने एक बनाया है कि टारगेट पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए और जो हमने लिया है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये पिक्चर दिखाई दे रही है कि हमने एक सर्कल में हुए लोगों को लिया है, पर वो जरूरी नहीं है कि हम अपने पॉपुलेशन में से सैंपल को इसी तरीके से लेंगे। अभी हम बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से लेना होता है इसको मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आते हैं कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करते हैं, तो एक ब्रॉड में आपको उसके बारे में बताती हूँ कि जनरली सैम्पलिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसपे सब लोगों के चुने जाने की संभावना इक्वल होती है। जनरली अगर हम साइंटिफिक रिसर्च की ओर के जाएं तो हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रयोग करना चाहिए, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिसर्च का टॉपिक ऐसा होता है जिसमें कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं प्रयुक्त की जा सकती है, तो उस केस में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रयोग करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जनरली साइकोलॉजी में हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं, परंतु कुछ हमारी स्टडीज ऐसी होती हैं जो बहुत स्पेसिफिक होती हैं जिसमें हमको सैंपल नहीं मिलता है, वहां पर हमको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रयोग हम करते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें हमारे जो टाइप्स हैं वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के हम को मान सकते हैं। और दूसरा जो है वो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कोटा सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस एक्सीडेंटल इंसिडेंटल सैम्पलिंग, ये इस कैटेगरी में आते हैं। पर मेरा मोटो आपको ये नहीं बताना कि सैम्पलिंग कितने प्रकार की होती है, मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है किस प्रकार की रिसर्च में आप किस तरह की सैम्पलिंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपके सामने कई क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में कि हमें कौन सी सैम्पलिंग का प्रयोग करना चाहिए। तो वहां पर क्या होता है कि आप लिखते कुछ हैं, रिसर्च में थीसिस में हम लोग देखते हैं कि बच्चा लिखता कुछ और है, करता कुछ और है, स्टैट कुछ और लगाता है, जबकि जैसा हमने लिखा है उसी के आधार पर हम जो सैम्पलिंग करेंगे उसी के आधार पर स्टैट लगेगी हमारी। तो अगर बच्चे की ये बेसिक क्लियर हो तो वहां पर उसको थीसिस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मीनिंग होता है इक्वल चांस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल गेटिंग सेलेक्टेड। जैसे अगर हमने एक क्लास में या आप लोगों में से जितने भी आप पार्टिसिपेंट हैं इनमें से हमने 50 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो हम ये नहीं करेंगे कि हम बाय नेम किसी को या अल्फाबेटिकली किसी को सेलेक्ट करेंगे, बल्कि हम आपके अगर जिस हिसाब से आपके रजिस्ट्रेशन हुए होंगे हम उसमें लॉटरी सिस्टम कर लेंगे और
फर्स्ट जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उसके चुने जाने की संभावना भी उतनी ही होगी जितनी की लास्ट रजिस्ट्रेशन की होगी। जनरली कहते हैं ना कि लास्ट में तो अब नंबर ही नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की संभावना इक्वल होती है, कोई बायसनेस नहीं होती इसमें। तो इसमें जो है वो रैंडमाइजेशन होता है और ऐसे जो रिजल्ट होते हैं वो हम अच्छी तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हम पॉपुलेशन को हमने बहुत अच्छी तरीके से सैंपल को पॉपुलेशन में से हमारा जो लेने का तरीका है वो बहुत सिस्टमेटिक है, ऐसा हम मान के चलते हैं। और हमारी बायसनेस नहीं है, कोई हमारे लिए फर्स्ट नंबर पे जिसने एनरोल किया था वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि और लास्ट में नंबर में ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले को हम चांस नहीं देंगे, परंतु हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सब लोगों को चांस देते हैं। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबके चुने जाने की संभावना इक्वल नहीं होती, क्योंकि हम कह रहे हैं हमारी टेक्निक ही है कि प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, इक्वल नहीं है। तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी नहीं होगी तो हम ये मान के चलेंगे कि रैंडम सैंपलिंग इसमें एसेसिबल नहीं होगी। हो सकता है कि हमने लास्ट के 5 लोगों को ले लिया, या मुझे लगा कि जो लोगों को मैं बाय नेम जानती हूँ और मेरे जो परिचित हैं, या मैं साइकोलॉजी फील्ड की हूँ तो केवल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, तो मैं बायस्ड हो सकती हूँ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। पर अगर मैं बायस्ड हूं तो मेरे रिजल्ट जो होंगे वो हम बहुत ज्यादा जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने सैंपलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की है, या डिपेंड करता है कि हमारी स्टडी का स्टाइल क्या है। बट जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है ये बहुत सरल मानी जाती है, इसमें बहुत कम समय लगता है और इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज्यादा कम आती है इसको काम करने में। क्यों? क्योंकि हमको तो ऐसे लोगों के पास जाना ही नहीं है जिनके पास हमको 2 किलोमीटर चल के जाना पड़े, या हमको जिसके लिए वेट करना पड़े, उस सैंपल से हमको डाटा कलेक्शन के लिए वेट करना पड़े। तो हमारा समय भी बचता है और हमारा पैसा भी बचता है। इसके बाद आते हैं हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जो कि 1.1 मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पहला पार्ट। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग है हमारी, और इसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स को लिया है। जैसे पहले पॉपुलेशन है उसमें 1 2 3 4 5 हैं, और जो हमारा सैंपल ग्रुप है वो 3 और 2 हमने लोगों को, नंबर के लोगों को लिया है। ठीक है, तो हमने क्यों नहीं 1 और 2 को ले लिया, क्यों नहीं हमने 4 और 5 को ले लिया? हमने यहाँ पर 2 और 3 को रैंडमली लिया है। ठीक है, इसमें हमने लॉटरी सिस्टम के द्वारा, इसके कई तरीके हैं। आप लोगों को जब अब ऐसा रैंडमाइजेशन करना होगा तो इसकी जो टेक्निक्स हैं, एक तो लॉटरी सिस्टम है, एक हमारी रैंडम नंबर टेबल बनी होती है। ठीक है, उसमें हमारे पास 1 से 1000 तक के नंबर हैं, उसको आप उन स्टूडेंट्स को नंबर दे दो और उसके बाद रैंडम टेबल में जो भी आपके पास आता है उसको आप सेलेक्ट करते हैं। या इसके नीचे एक पिक्चर देख रहे हैं कि एक बाउल में, एक बर्तन में बहुत सी बॉल डाली हुई है और उसको सफल करने के बाद ये निकाल रहे हैं। तो ये जो हमारी सैंपलिंग का जो टेक्निक है ये रैंडम है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमको कौन सा कलर लेना है, हो सकता है हम आंख बंद करके करें। ठीक है, हम ये देखें कि हमको लाल कलर को सेलेक्ट करना है या मुझे कोई दूसरे कलर को सेलेक्ट करना है, ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। परंतु ये जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है ये हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, परंतु इसके अभी और भी, इससे भी हमारी टफ स्टेजेस आती हैं, क्योंकि रिसर्च में इतनी ये एक बेस है इसका। परंतु अब हम इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग के जो थोड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, हमारा जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजेनियस होता है। जैसे हमारे पॉपुलेशन में मेल भी हैं, फीमेल हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, यंग हैं, ओल्ड हैं, डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक हेट्रोजीनियस, जैसे आप ही लोग हैं, अगर आपका 105 का यदि हम एक पॉपुलेशन मान के चलें तो आप लोग भी सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, बट कोई स्टूडेंट जो हैं लैंग्वेज के हैं,
कुछ स्टूडेंट्स आपके सोशल साइंस के हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट स्टेट्स के हैं, जेंडर मेल फीमेल है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी जो पीएचडी की स्टेज होगी वो भी डिफरेंट होगी। कोई अभी बिल्कुल जस्ट इनरोल्ड हैं, कई लोगों की थीसिस सबमिशन के टाइम में है, तो आपका ग्रुप भी होमोजीनियस दिखते हुए हेट्रोजीनियस है। आप लोगों के अंदर बहुत सी विविधताएं हैं। दिख तो रहा है हमको कि हम लोगों ने पीएचडी स्टूडेंट्स लिए हैं, सोशल साइंस के लिए हैं, नॉर्दर्न रीजनल सेंटर के लिए हैं, परंतु आप में कई वेरिएशन है। तो जब इन वेरिएशन के आधार पर हम आपको डिवाइड करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब हम आपका सिलेक्शन करेंगे तो ये देखेंगे कि उसमें भी रैंडमाइजेशन हो। जैसे हमने कहा कि स्टेट है हमारे 5 स्टेट हैं, तो जैसे हमारे पास जो स्ट्रेंथ आई थी वो 4 स्टेट की आई है। उत्तराखंड से 82 स्टूडेंट्स हैं, यूपी से 8 हैं, ऐसे राजस्थान से हैं और मध्य प्रदेश से हैं। तो आपका जो सैंपल है वो उत्तराखंड से तो बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश से थोड़ा कम है और राजस्थान और मध्य प्रदेश से और भी कम है। परंतु जब हम आपको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर आप बच्चा इस पर रिसर्च करना चाहता है तो यहीं पर प्रॉब्लम होती है, जब हम बाद में कहते हैं कि अरे ये आपने थीसिस में क्या कर दिया। तो इसके लिए हम ऐसा स्टेट वाला जो आईवी है उसको हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट भी है, 78 भी हैं, तो एक से अगर हम एक पूरा ले लेंगे तो इसका मतलब जो हमने 78 में से हम 10 लेंगे, एक जगह तो हमारा रिप्रेजेंटेशन 100% हो जाएगा और दूसरी जगह हमारा रिप्रेजेंटेशन काफी कम होगा। इसमें भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम प्रपोर्शनेट लेते हैं और कैसे हम डिसप्रपोर्शनेट सैंपल लेते हैं, वो किस हमारी कंडीशंस उसकी भी होती हैं। तो ये स्ट्रेटा बनाना बड़ा टफ काम है। अगर आपने यहाँ पर सक्सेस पा ली, आपके क्लियर है कंसेप्ट, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटा भी कई बार कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अगर बहुत क्लियरिटी नहीं होगी, जैसे कुछ जैसे जेंडर है वो तो स्ट्रेटा बहुत क्लियर है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, अगर उसके आपने टाइप बना लिए तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बनाने का क्राइटेरिया क्या है। एक नौकरी की वो जो सर्विस करता है उसकी सैलरी आपको दिखती है। एक बिजनेसमैन का जिसका कि बहुत ज्यादा मतलब क्लियर नहीं है, उसका आपको बहुत कई चीजें उसकी कई बार, जैसे बाय द वे कोई होटल है, उसकी कितनी प्लेट्स बिकी ये कोई बहुत क्लियर नहीं होता। तो अगर एक होटल मालिक के लेवल को आप एसेस करेंगे और एक नौकरी वाले के लेवल को एसेस करेंगे, आप कहेंगे हाँ दोनों की इनकम इक्वल है। तो हमको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को जब हम इसका एक स्ट्रेटा बनाते हैं उसे क्लियर करने के लिए बहुत स्टडी करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमको कुछ फंडामेंटल्स में जाना पड़ेगा कि हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को निर्धारण करने का हमारा तरीका क्या है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि अर्बन और रूरल जो है वो भी कई बार स्टडी में कंफ्यूजन करते हैं। जैसे अगर आप शहर में रह रहे हो और आप गांव में रह रहे हो, कुछ गांव जो हैं शहरों से भी अच्छे हैं, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि गांव में भी लगभग रोड चली गई है, उनके घर में भी हर फैसिलिटी है, नेट भी है, गाड़ी घर के अंदर जा रही है तो मोटरेबल भी है, लाइट 24 आवर है, हॉस्पिटल की जो डिस्टेंस है वो अगर शहर में मेन शहर में कोई रह रहा है तो वहां तो अगर कोई उसके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो रात को उसको एम्बुलेंस ले जाना तक कठिन है, परंतु अगर जो गांव में रह रहा है उसके घर में सीधे एम्बुलेंस पहुंच सकती है। तो शहर की जो स्थिति है वो कई बार गांव की स्थिति से भी खराब है। तो वहां पर अगर हम वहाँ के लोगों का मेंटल हेल्थ को एडजस्ट करना मेजर करना चाह रहे हैं या हम उसके एडजस्टमेंट लेवल को मेजर करना चाह रहे हैं, तो ये स्ट्रेटा हमारे क्लियर न होने के कारण कभी कभी कंफ्यूजन पैदा करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे ये जो मैंने कहा था कि आपको हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो है वो 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आप जब भी रिसर्च की बात सोचें तो आपके स्ट्रेटा बहुत ही क्लियर होने चाहिए।
अगर अपने आपने स्ट्रेटा क्लियर नहीं करे तो बाद में आपको डिस्कशन में भी प्रॉब्लम होगी, और रिजल्ट जो रियल रिजल्ट आने चाहिए वो मतलब रिजल्ट तो खैर कुछ भी आए वो हम मानते हैं उन बातों को, परंतु एक लगता है कि हमने इतनी मेहनत की है तो हमारी जो वास्तव में अच्छे परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हमको स्ट्रेटा को क्लियर करना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे कहते हैं कि नहीं हमने किया था, तो परंतु उनके जो स्ट्रेटा हैं वो कई बार बहुत क्लियर नहीं होते। इस तरह से इस में भी कई बार प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर हमने कहा कि अल्कोहलिक्स पे बात कर रहे हैं, हमने अल्कोहलिक्स पे रिसर्च करनी है, तो अल्कोहलिक मानने का आपका क्राइटेरिया क्या है? नॉन अल्कोहलिक मानने का आपका क्राइटेरिया क्या है? बच्चे कहते थे अल्कोहलिक्स और नॉन अल्कोहलिक्स में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, परंतु क्या बेस है ये क्लियर करना पड़ेगा। अगर ये बेस क्लियर नहीं होता है तो बाद में आपको डिस्कशन में प्रॉब्लम होगी, या आपको जब आप अपनी थीसिस को बाइंड कर लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्राइटेरिया क्या है, तो इसको इस स्टेज में ही क्लियर कर लें तो ज्यादा बेटर होगा, उससे आपको फायदा होगा। नेक्स्ट ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो प्रपोर्शनेट है और डिसप्रपोर्शनेट है, आपका सैंपल क्या है। जी प्रपोर्शनेट हम वहां पर पॉसिबल होता है क्योंकि हम कहेंगे तो सही आपसे ले लीजिए, पर आप कहेंगे कि भाई प्रपोर्शनेट हम किस कंडीशन में ले सकते हैं और डिसप्रपोर्शनेट हम किस कंडीशन में लेंगे। कई बार हमको अपना पॉपुलेशन पता नहीं होती, और जनरली रिसर्च में हमको अपनी पॉपुलेशन पता नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि आप 105 हैं, ये पॉपुलेशन हमको पता है, परंतु मुझे ये नहीं पता कि नॉर्दर्न रीजनल सेंटर में कितने पीएचडी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, ये नहीं पता मुझको। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लेंगे, कितने लोगों को लेंगे, कहाँ से लेंगे, ये क्लियर नहीं होता है। तो एक टेबल मैंने बनाई है, इसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारे साइंस स्ट्रीम्स हैं, हमने इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ और फैशन डिजाइनिंग इतने लोगों को लिया है, इतनी स्ट्रीम्स को लिया है हमने। और इसमें प्रोपोर्शनेट सैंपल में हमने हर जगह 10% लोगों को लिया है। देखिए प्रोपोर्शनेट मतलब जिस आधार पे आपका पॉपुलेशन है उससे आप 10% ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यदि मैं आपके स्ट्राटा में ये रख दूं कि नॉर्दर्न रीजनल सेंटर में कितने हमारे स्टेट्स हैं, उससे हमको सैंपल लेना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि उत्तराखंड के तो 78 हैं, यूपी के 10 हैं, और राजस्थान के 2 हैं और मध्य प्रदेश का 1 है। तो क्या वहां पर अगर हम प्रोपोर्शनेट सैंपल लेंगे तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम जैसे यहाँ पे मैंने आपको साइंस की हमने 10% लिए हैं, तो यहाँ पर हमारा 200 का सैंपल बन रहा है। तो 1000 में से 100 लिए, 800 में से 80 लिए हैं, 500 से 50, 10% हमने लिया है। पर हमने डिसप्रपोर्शनेट सैंपल में बराबर नहीं लिया है, मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं लिया है, 10% नहीं लिया है। साइंस के हमने 1000 में से 60 लिए, जबकि हमको प्रोपोर्शनेट अगर हम 10% ले रहे थे तो 100 लेने चाहिए थे, 40 कम कर दिए। आर्ट्स के हमने 800 में से 50 लिए हैं। ऐसे ही अगर हम नीचे को जाएं, लॉ के जो हैं 200 में से 50 ले लिए, इसका मतलब हमने उसका लॉ के स्टूडेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 25% हो गया। ठीक है, 25% लोगों को लिया है, जबकि ऊपर जो है वो 10% से भी लेस है। जो साइंस के स्टूडेंट है वो हमारे 10% से भी लेस है। तो ये हमारा डिसप्रपोर्शनेट सैंपल है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम प्रोपोर्शनेट लें, परंतु कई बार हमको फिजिबल नहीं होता, हम कर नहीं सकते ऐसा काम, और हम अपनी सुविधा के अनुसार डिसप्रपोर्शनेट सैंपल लेते हैं। डिसप्रपोर्शनेट सैंपल तो हम लेते हैं, परंतु उसका क्राइटेरिया हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का ही होना चाहिए। तो इस बात को आप लोग बहुत क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि इसी कारण से कई बार बाद में जब हम काम करते हैं तो हमारे थीसिस में क्वेश्चन उठ जाते हैं कि आपने इस तरह का सैंपल क्यों लिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सैंपलिंग के प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के तीसरे प्रकार के अंदर है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब सिस्टमैटिक 2 कंट्राडिक्टरी वर्ड हैं। हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर चल रहे हैं और दूसरी ओर बात कर रहे हैं हम सिस्टम की। एक और रेंडमाइजेशन है, एक और सिस्टम है। ठीक है, परंतु ये
हमारे इसको जब हम करते हैं तो हम एक बहुत पहले अपने पॉपुलेशन को क्लियर कर लेते हैं कि हमारा पॉपुलेशन कितना है। अगर हमको पूरा पॉपुलेशन पता होता है तो हम उसमें ये करते हैं कि हम जैसे हमने 1 से 10 तक के लोगों को मतलब हमने लॉटरी बना ली और हमने कहा कि 1 से 10 तक हम 2 लोगों को लेंगे, ठीक है। तो हमने लॉटरी निकाली और हमारा 5 और 6 नंबर का लॉटरी में वो स्लिप जो है वो आ गई। अब जो आगे को लेंगे, अगर हमारे पास 1000 का डाटा पॉपुलेशन है तो हम लेंगे 15 और 16 को, अगले में लेंगे हम 25 और 26 को, फिर हम 35 और 36 को लेंगे, ऐसे ही हम 45 और 46 को लेंगे। मतलब उस 10 में से जो पोजीशन हमने सेलेक्ट की है वहां पर तो हमने रैंडम का प्रयोग किया, पर हम बाद में सिस्टम का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम उसको सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। मतलब हमने एक बार रैंडमाइजेशन का प्रयोग किया, उसके बाद हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग का, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे सामने कंफ्यूजन होता है कि हम किसको लें। हम 1000 लोगों को साथ नहीं ले सकते, 1000 लोगों का काम करने में हमको परेशानी हो रही है, तो इसलिए हम पहले 10 में से डिसाइड कर लेंगे, या हमारे पास लाखों का डाटा है तो हम 1000 में डिसाइड कर लेंगे कि हम कौन कौन से नंबर का लोगों को लेंगे। तो ये हम सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल का प्रयोग इसमें करते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में क्लियर है कि यहाँ पर हमने 2nd को लिया है और फिर हमने 5th को लिया है और फिर 8th को लिया है और फिर 11th को लिया है। तो यहाँ पर जो इन्होंने सैंपल लिया है ये सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग है। ऐसे ही अगर हमारे पास आगे के स्लैब होंगे तो हमारा अगला जो है, जैसे यहाँ पर हमने 12 तक का लिया है तो अगले 12 में भी हम उन्हीं लोगों को लेंगे जो कि हमारे ये बता रहे हैं, ठीक है। ये इसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये हमारी फाइनाइट पॉपुलेशन होती है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। इनफाइनाइट में तो हमको पता ही नहीं, मालूम चला कि हमने सैंपल लेना है 100 का और हमने सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग किया और हमारा जो सैंपल है वो 500 में ही खत्म हो गया और लास्ट 500 हमारे पूरे छूट गए। तो वैसी कंडीशन में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, जब हमारी फाइनाइट सैंपलिंग होगी वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं वहां पर एक एक व्यक्ति को चुना जाना संभव नहीं होता है। कुछ हमारी रिसर्च ऐसी होती है, जनरली हम एग्रीकल्चर के फील्ड में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जब हम जैसे जियोग्राफिकल एरिया है, बिल्डिंग है, स्कूल है, जबकि हमारे पास उसके सैंपल को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो जो हमारी नेचुरली क्लस्टर्स में बनी होती हैं, हालांकि वो हेट्रोजीनियस क्राइटेरिया को अपने अंदर लिए होती हैं, परंतु वो हमारे लिए एक क्लस्टर होता है। जैसे कहा कि हमने अगर राइस प्रोडक्शन को लेना है कि किसी एरिया का जो राइस है वो इतना अच्छा क्यों हो रहा है, वहाँ की क्लाइमेट क्या है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पर इतनी अच्छी इसका प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, इस चीज को एग्रीकल्चर के फील्ड में यदि हम स्टडी करना चाह रहे हैं तो हम पूरे क्लस्टर को लेंगे। जैसे हमने कहा कि बेंगलोर जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक हब है, तो वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक हब बन गया है। तो अगर हम इस स्टडी को करेंगे तो हम पर्टिकुलर क्षेत्र में जा सकते हैं, या हम नोएडा को कहते हैं कि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो क्यों बनी इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली क्यों नहीं बना, क्या क्या कारण थे। इस तरह से जब हमको स्टडी करना होता है तो हम क्लस्टर्स का प्रयोग करते हैं। हाँ, पर हम क्लस्टर को रेंडमली सेलेक्ट करेंगे तो तब हम उसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर लेंगे। जो भी क्वालिटी, बाय द वे हमने कहा कि राइस प्रोडक्शन इस एरिया में बहुत अच्छा हो रहा है, तो उस राइस प्रोडक्शन जहां जहां भी अच्छा हो रहा है, अगर वो 10 जगह अच्छा हो रहा है तो 10 में से रेंडमली जितना भी हमको सैंपल चाहिए उसको हम रेंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आएगा। अब आते हैं दूसरी तरह की सैंपलिंग जो कि हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। और मैंने आपको बताया था कि अभी जब हमारा इनॉग्रल फंक्शन हुआ था वहां पर एक सर ने हमारे जो डायरेक्टर हैं अल्मोड़ा कैंपस के, उन्होंने एडवाइस भी किया था कि नॉन पैरामेट्रिक स्टैट का प्रयोग करेंगे आप लोग तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम कई रिसर्चेज में नॉन पैरामेट्रिक स्टैट यूज करते हैं। तो ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, यहां से शुरू हो जाती है हमारी नॉन पैरामेट्रिक स्टेट।
अभी तक हम पैरामीटर पे चल रहे थे, हम बिल्कुल पॉपुलेशन में से जो सैंपल ले थे वो हम बिल्कुल अपने पैरामेट्रिक स्टेट को यूज कर सकते थे, परंतु अब हम नॉन पैरामेट्रिक स्टेट को यूज करेंगे। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में नॉन पैरामेट्रिक स्टेट यूज की जाएगी, पर उसके और भी कंडीशन होती हैं, वो मैं इसके लेक्चर के लास्ट में आपको क्लियर करूंगी। जनरली थीसिस में यही गलती देखी जाती है कि आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज किया और आपने पैरामेट्रिक स्टेट लगा दी। आपने कहा कि आपने जो भी सैंपलिंग की होगी और आपने लगा दिया उसमें टी और अनोवा, तो यहाँ पर से प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि हमारे जो स्टैट के सेशंस होंगे उसमें ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी, परंतु मैं आपको क्लियर इसलिए करना चाह रही हूँ कि जनरली थीसिस में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। स्टूडेंट्स को ये क्लियर ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। उनको वो कहते हैं कि हमको तो कहा कि यही कर दो तो हमने कर दिया, पर उनको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी सैंपलिंग है और कौन सी स्टैट लगाएंगे आप। ये भी कोरिलेटेड है, परंतु कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि हम कुछ इसकी कमियों को दूर करके, वो अभी मैं आपको डिस्कस करूंगी तो उसको हम क्लियर करेंगे। तो मैं बात कर रही थी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात कर रही थी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में पहली होती है कोटा सैंपलिंग। जब हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हम रैंडमाइजेशन को प्रयोग करें, तो हमारी कुछ स्टडी ऐसी होती है कि जिसमें हम पूरे ग्रुप को ले लेते हैं या कुछ लोगों का सिलेक्शन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग थी हमारी, तो ये कोटा सैंपलिंग भी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की तरह है, पर इसमें और उसमें केवल बेसिक जो अंतर है वो है रैंडमाइजेशन का। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग थी उसमें हम स्टेटा बनाते हैं और उसके बाद जो सैंपल का सिलेक्शन कर रहे हैं उसका मेन क्राइटेरिया है रैंडमाइजेशन, यादृच्छिककरण। हमारा कोई नियम निश्चित नहीं है उसमें से चुनने का, परंतु कोटा सैंपलिंग में हम सहज होते हैं, हमको फ्री चॉइस होती है कि हम किसको चुने। हम हमारे उस कैटेगरी के अंदर जो भी हमारे कोटा है, एज है, जेंडर है, रेस है, एजुकेशन है, रिलीजन है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, हम ले सकते हैं, परंतु हम किस व्यक्ति को जो हमको कंफर्टेबल होगा हम उसको ले लेंगे, वहां पर रैंडम का प्रयोग नहीं होगा। ये बेसिक डिफरेंस है कोटा सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में, और बाकी इसमें कोई अंतर नहीं होता है। परंतु अगर हमने कोटा सैंपलिंग लगाई तो हमारी स्टेट अलग हो जाएगी, अगर हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग लगाई तो हमारी स्टेट अलग हो जाएगी। इस चीज का ख्याल आप लोग रखिएगा। अब दूसरी बात आती है कि ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही सब कुछ है, वो बहुत अच्छी होती है और बाकी सैंपलिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, ऐसा नहीं है। कुछ स्टडीज ऐसी होती हैं जिसमें कि हम रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने कहा कि हम कैंसर पेशेंट पे काम कर रहे हैं और हमने कहा कि हम ब्रेन कैंसर के पेशेंट को ले रहे हैं या हम लंग कैंसर के पेशेंट को ले रहे हैं, अगर वो पेशेंट आपको कोऑपरेट कर दे तो आपके लिए तो वही बहुत बड़ी बात है, तो फिर रैंडमाइजेशन का चॉइस का तो मतलब ही नहीं है। तो जब हमारी स्टडी इस तरह की होती है कि हम कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, हम कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं उस व्यक्ति के बारे में, तो हमारे पास रैंडमाइजेशन की चॉइस नहीं रह जाती। पहले तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति, जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा वो हमको सपोर्ट करे नहीं करे, उसके घर वाले हमको अलाउ करें न करें, ये चीजें हमको पता करनी पड़ेगी। तो और उसके अलावा यदि हम अल्कोहलिक्स पे करते हैं, स्मोकर्स पे करते हैं, डांसर्स पे करते हैं, हम किसी भी पेशेंट पे कर रहे हैं, तो पहले हमको रियलिटी पता करनी पड़ेगी। अगर मैंने कहा मैं अल्कोहलिक्स पे रिसर्च कर रही हूँ, तो क्या आपको आएंगे सोसाइटी में बताने कि हाँ मैं अल्कोहलिक्स हूँ, आप मुझ पे डाटा कलेक्ट कर लीजिए? नहीं, सोशल स्टिग्मा है अभी भी, हमारा कल्चर इतना एडवांस नहीं है कि हम खुल के बोल सकें कि मैं हाँ अल्कोहल लेता हूँ, आप मुझ पे काम कर लीजिए। कुछ लोग होंगे पर सब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपको पता लगाना है कि ये अल्कोहलिक्स है, आपको रेपर्ट स्थापित करना है, उसके बाद पता चलेगा। पर हमको ये क्लियर करना है कि ये वास्तव में अल्कोहलिक है।
झूठ भी तो बोल सकता है ना। एंजॉयमेंट, बाय द वे आपने कहा कि एडोलेसेंट पे हम काम कर रहे हैं, तो मैंने भी मेरी फ्रेंड ने अल्कोहलिक पे रिसर्च की थी और हमने बाद में पता चला कि जो हमको अल्कोहलिक कह के कह गए तो वो तो नॉन अल्कोहलिक है, और जो बिल्कुल उल्टा हो गया था इसका। सही हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है उसको नापने का। कोई जरूरी थोड़ा है कि हम पिए की कंडीशन में, अगर उसने ड्रिंक किया हुआ है उस कंडीशन में तो हम उससे बात ही नहीं कर सकते। तो ये देखने की कोशिश है कि हमारे नॉर्म्स क्या हैं। अगर हम स्मोकर, बाय द वे किसी ने कहा कि हाँ मैंने एक दिन बचपन में सिगरेट पी थी, तो क्या हम उसको हम स्मोकर्स मानेंगे? हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे ये किसको कहेंगे। अगर बाय द वे हमने डांसर पे काम कर रहे हैं, तो अगर शादी ब्याह होता है तो सभी डांस करते हैं, तो क्या हम उसको डांसर कह सकते हैं? उसका क्राइटेरिया क्या है? उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन हमको हर जगह क्लियर करनी पड़ेगी। और यहीं पे कमी हो जाती है कि जब हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं होती। तो जब हम पर्पसिव सैम्पलिंग, हमारी रिसर्च की नीड होती है, जब हमारे पास कुछ हमको पर्टिकुलर लोगों पे काम करना होता है जो हमारे पर्पस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस केस पे आप पर्पसिव सैम्पलिंग करेंगे। और पर्पसिव सैम्पलिंग करेंगे तो आप नॉन पैरामेट्रिक स्टैट लगाएंगे। पर मैंने अभी एक कंडीशन रखी है आपके साथ कि उसको भी हम चेक करने के बाद कुछ और चीज भी कर सकते हैं। तो आप हमारा लेक्चर को लास्ट तक अगर सुनेंगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैडम। पर्पसिव सैम्पलिंग जब आप करेंगे तो पर्पसिव सैम्पलिंग, हेलो, तो हम पर्पसिव सैम्पलिंग जब भी हम प्रयोग करेंगे तो ये सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। हमारा टॉपिक क्या है स्टडी का, ठीक है, तो उसमें हम पर्पसिव सैम्पलिंग को प्रयोग करेंगे। अब आते हैं कि कई बार हमको कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी करनी पड़ती है, या जिसकी साइकोलॉजी में तो नहीं करते बट सोशियोलॉजी में जो है वो हम करते हैं कि जो भी हमको कन्वीनियंट हो, जो हमको मिल गया, जो हमको मिला, हमने उससे सैंपल ले लिया। अब हम देखिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है, इसमें कई तरह के कलरफुल कपड़े पहने हुए लोग हैं। तो पर्पल भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है। परंतु जो कन्वीनियंस सैंपलिंग के द्वारा मैंने सैंपल लिया है, ठीक है, उसमें कोई भी मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस, आवाज नहीं, मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर आ रही है। हो सकता है कि आपके नेटवर्क पे ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है, इसमें जो हमको टकराता है, बाय द वे हमने कहा कि जो अगर हम किसी भी टॉपिक पे ये करना चाहें कि कोरोना जो है वो किस वजह से फैल रहा है या लोग कितने उसके प्रति कॉन्शियस हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम केवल जिनको कोरोना हुआ होगा उन्हीं के पास जाएं। हमको जो टकरा जाएगा, यदि हो सकता है उसकी फैमिली में हुआ हो या ना हुआ हो, जो हमको स्ट्रीट पे मिल जाएगा, जो हमको सीधे मिल जाएगा और वो हमसे बात करने को राजी हो जाएगा, जो हमारी सुविधा में, अगर बाय द वे मैंने जाते जाते कहा कि प्लीज आप मुझे इंटरव्यू दे दीजिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो उसने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि हम उसके पीछे लगे रहेंगे कि प्लीज आप मुझे अपना बारे आप इंटरव्यू दीजिए तभी मेरी रिसर्च हो पाएगी। हम नहीं, हम दूसरे को ले लेंगे जो हमको कन्वीनियंट हो, जो हमको सुविधा पूर्वक मिल जाए। कुछ स्टडीज में हम इस तरह का भी, जनरली पॉलिटिकल साइंस में ये जानने के लिए लोगों का रुख कि अगली सरकार किसकी आएगी, अगर इस तरह की जो इंटरव्यू होते हैं उसमें हम इस सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हमको इस क्लास के इसी लोगों का हमको सैंपल लेना है, ऐसा नहीं है, हम किसी का भी सैंपल इसमें ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है वो है हमारी स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा डाटा हिडन हो, हमारा सैंपल छुपा हुआ हो, हमको पता नहीं कि इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं। इसको नेटवर्किंग सैंपलिंग भी कहते हैं। इसमें हम जब स्टडी करते हैं उन लोगों को करते हैं जो सोसाइटी जिन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जो अपने को बताना नहीं चाहते कि हम इस फील्ड में से जुड़े हुए हैं, जैसे ड्रग यूजर्स, सेक्स वर्कर्स। तो ये
अगर पता भी चलता है तो आदमी अपने को छुपाता है, पर पता कैसे चले कि हमको उस पर डाटा कलेक्ट करना है और पता कैसे चले। तो जब इस तरह की रिसर्च हमको करनी होती है, वैसे तो आजकल जो नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं वो स्नोबॉल सैंपलिंग का ही प्रयोग कर रहे हैं। अब बाय द वे, हमने किसी ड्रग यूजर को पकड़ लिया और ड्रग यूजर, उसके से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको हमने ले लिया, ठीक है। उसने कहा कि हाँ मेरे साथ ये लोग लेते हैं, और पूरी चेन को हमने पकड़ लिया, बात कर लिया। पर मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा एंकर हमने सही पकड़ा हो, मालूम चला एंकर ही गलत हो गया हमारा। मैं आपको इसमें एक केस बताऊं कि एक बार चोरी हुई थी और उस चोरी में पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया। तो जिसकी दुकान में चोरी हुई थी, मैंने उससे पूछा कि आपके इतने मोबाइल सेट चोरी हो गए थे, तो आपके तो पकड़ा गया वो चोर? तो कहने लगा कि नहीं, वो व्यक्ति पकड़ा गया जिसने मोबाइल खरीदा था। वो व्यक्ति पकड़ा गया जिसने मोबाइल खरीदा था। पुलिस ने उस व्यक्ति को, जो भी नंबर होता होगा मोबाइल में, उसके द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने मोबाइल खरीदा था। अगर हम इस आधार पर रिसर्च करने लग गए, अगर हम उस खरीदे वाले व्यक्ति को ही पकड़ के जेल में डाल दिया गया और वो एक कैदी हो गया, वो एक चोर हो गया, और हमने चोरों पे रिसर्च करने चले गए और हम कहेंगे कि तुम्हारी क्या कंडीशन थी कि तुमने चोरी करी, वो कहेगा मैंने तो चोरी नहीं करी, मैं तो गलत पकड़ा गया। तो ऐसे केसेस में एंकर अगर गलत पकड़ा गया तो आपका रिसर्च जो है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसमें काम बहुत बेस में करने की जरूरत होती है, क्योंकि इनके रैकेट इतने तगड़े होते हैं कि आपको वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो जनरली फिर भी लोग इसका प्रयोग करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। तो ये जो स्नोबॉल सैंपलिंग होती है ये भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक स्नोबॉल सैंपलिंग होती है जिसमें कि आप लीनियर स्नोबॉल सैंपलिंग इसको कहेंगे, मतलब आपने एक एंकर को पकड़ा और उससे जुड़े हुए दूसरे व्यक्ति को लिया, फिर तीसरे को लिया, चौथे लिया। जैसे हम अगर फेसबुक फ्रेंड्स की बात करें, क्योंकि अगर हमको ये स्टडी करना है कि जो फेसबुक फ्रेंड हैं उसमें से हमको स्टडी करना है कि उनकी चेन क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके थॉट क्या है, या जो भी आपके पास, अगर आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, इस प्रकार के लोगों को लेना है। तो इसमें आप केवल एक, पहले जिसपे भी आप शुरुआत कर रहे हैं उसको लेंगे, उसके बाद उसका एक साथी, मतलब ये लीनियर चलेगा, इसमें हम ज्यादा लोगों को नहीं लेंगे, केवल एक को पकड़ेंगे, ठीक है। तो दूसरे कंडीशन में है एक्सपोनेंशियल, जो कि एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत जल्दी बढ़ेगा। हमारा जो सैंपल है वो इतनी जल्दी बढ़ेगा कि हमको जितना सैंपल चाहिए वो शायद बहुत 1 घंटे में पता चल सकता है कि हमने किस पे काम करना है, आधे घंटे में भी क्या पता चल सकता है कि हम पे किस पे काम करना है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल स्नोबॉल सैंपलिंग होती है ये भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। आप किस सैंपलिंग का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक इसमें है कि डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग और दूसरी है नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग। तो जो डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग है, इसमें आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि आपने 2 लोगों को लिया, 2 में से एक को आपने छोड़ दिया। देखिए एक जगह हमारा नीचे है जिसको हम नहीं ले रहे हैं और बाद में देख रहे हैं तो आप ऊपर नहीं ले रहे हैं, तो इसमें आपको डिस्क्रिमिनेशन करना है। चॉइस है आपकी, ठीक है। चॉइस है तो रैंडमाइजेशन खत्म हो गया, ठीक है। चॉइस है तो रैंडमाइजेशन खत्म हो गया, क्योंकि आप चॉइस कर रहे हैं किसको लेना है किसको नहीं लेना है। ये ऐसा डिसाइड नहीं किया कि पहले ऊपर को लेंगे, फिर दूसरे को लेंगे, फिर तीसरे को लेंगे, ऐसा डिसाइड नहीं किया हमने। इसलिए ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है। आपकी चॉइस है कि आप किस व्यक्ति को ले रहे हैं, तो ये आप इस तरीके से इसमें चल सकते हैं। दूसरे वाले कंडीशन में एक व्यक्ति है और उसके बाद उसके 2, हमने एक एंकर को लिया है और उसके 2 उसने अपने 2 लोगों को बताया है, उसने अपने 2 लोगों के साथियों के बारे में पता चल रहा है और उसके बाद उसके भी दूसरे वाले के भी 2 साथियों के बारे में पता चल रहा है। तो इस कंडीशन में ये देखने की बात है कि हमारे पास चॉइस नहीं है और हमारा जो सैंपल है वो एकदम बढ़ जा रहा है, बहुत जल्दी बढ़ रहा है। 2 देखिए आप, ये 2 × 2 × 2 का उसमें बहुत जल्दी ये हमारा बढ़ जाएगा, मल्टीपल्स में बढ़ रहा है ये। तो ऐसे में जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास सैंपल तो बहुत जल्दी आ जाता है,
और हम उसमें जल्दी हमको रिस्पॉन्स मिल जाते हैं, जबकि हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में बहुत दूसरे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस इन दोनों में होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सैंपल साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कि जो कि ये मान के चलें कि वो अपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। भाई देखिए कोई पॉपुलेशन 10,000 की है किसी की, और उसमें से हमने 10 लोगों को ले लिया, तो जब 10 लोगों को ले लिया तो हो सकता है कि जरूरी नहीं कि वो जो 10% लोगों को ले लिया है वो पूरी तरीके से हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। तो जैसे भाई देव हमने कहा कि हमने जो 10 लोगों को लिया उसमें हमारे जो मेल फीमेल हैंडीकैप भी हो सकते हैं, और हमारी जो 10,000 की पॉपुलेशन थी उसमें हमारे 3 या 4 केसेस जो थे वो हैंडीकैप थे। परंतु जब हमने 10 का जो सैंपल लिया उसमें हमारे वो लोग नहीं आ पाए, जो 10 लोग थे, जो हैंडीकैप है वो नहीं आ पाया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पॉपुलेशन, हमारा जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे सैंपल में नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में हमको देखना पड़ेगा कि हमारा सैंपल साइज क्या होना चाहिए। सैंपल साइज जनरली बड़ा अच्छा माना जाता है, बिगर अच्छा माना जाता है, और डिपेंड करता है सैंपल साइज क्या, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी का पर्पस क्या है। भाई देवी आपने कैंसर पेशेंट पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप हम 1000 लोगों को लेंगे, आप फिर आप उसमें छोटा लेंगे, उसमें आप 10 पे भी काम कर सकते हैं, 20 पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा सैंपल साइज हमारा नहीं हो सकता ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो ये हमारा डिपेंड करता है सैंपल साइज की, हमारी पॉपुलेशन क्या है, हमारा पर्पस क्या है स्टडी का, हमारी सैंपलिंग लेने का तरीका क्या है, हमारे पास कितना पैसा है, कितना समय है, हमारे रिसोर्सेस कितने हैं, क्योंकि ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा काउंट करता है। और जनरली जो रूल है कि हमारे पॉपुलेशन का 10% जो सैंपल 10% पॉपुलेशन है वो हमारे जरूर होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव डाटा माना जाता है। ठीक है, परंतु कई तरह की स्टडीज में 25 और 30 का भी सैंपल है। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करा रहे हैं तो हम अगर 1000 का या 200 का 300 का सैंपल ले रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। यदि आप इस तरीके का काम कर रहे हैं तो वो काम आपका या तो मैनिपुलेटेड है या फेक है, क्योंकि इतने लोगों को, ये जैसे हमने कहा कि हम यौगिक प्रैक्टिसेस कराएंगे, 300 का सैंपल ले लिया, अब 300 को यौगिक प्रैक्टिसेस कराना कितना कठिन काम है, आपको उनको देखना है। पहले तो इतने लोगों को आप लेंगे कैसे, उसको आपको 1 महीने तक का काम कराना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, 1 महीने तक का, और फिर आपको ये भी देखना है कि किसी एरिया के लोगों को लेना है, तो आप 1-1 महीना हर जगह रहेंगे तो आपका तो पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा अगर आप रियल वर्क करेंगे। तो ये सब चीजें इसमें देखने की होती है कि डिपेंड करता है कि आपका सैंपल साइज कितना है। तो यदि आपको अभी स्टार्टिंग स्टेज में हो तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आपकी स्टडी किस प्रकार की है, ऐसा नहीं कि आपके लिए बाद में कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बता रही थी कि जब हम, ये आप चार्ट को ध्यान से रखिएगा, कि जब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का प्रयोग करेंगे तो ये हम इन पैरामेट्रिक टेस्ट को लेंगे। ठीक है, अनोवा है, टी टेस्ट है हमारा, और कोरिलेशन का जो है पियर्सन कोरिलेशन, इसको हम लेंगे। यदि हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है तो आप इनको लेंगे, ये जो आपके विल्सन रैंक सम टेस्ट है, मैनुइटी यू टेस्ट है, स्पीयरमैन कोरिलेशन है, क्रुशिकल वालिस टेस्ट है, इनको लेंगे। अब हम करते क्या है रिसर्च में, जनरली देखते हैं हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का प्रयोग किया और पैरामेट्रिक स्टेट लगा दी। मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इस एरिया में है और आपने स्टेट लगा दी इस एरिया की, तो वहां पर चेक हो जाता है और बड़ा दुख होता है कि आपने इन नॉर्म्स को पूरा क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर पहले स्टेज में ही मतलब थीसिस देखने में बहुत बुरी लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो परंतु मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिसके आधार पर हम ये कहेंगे कि किस तरीके से यदि हमने नॉन पैरामेट्रिक स्टेट का प्रयोग भी किया था तो हम
क्या चीज चेक कर रहे हैं जिसके आधार पर हम पैरामेट्रिक स्टेट लगा लें। आजकल सबके पास SPSS पैकेज होता है, उसके सब लोग हम लोग डाटा डालते हैं और सारी एनालिसिस आ जाती है। एक चीज और कहना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि मैं कई थीसिस में देखती हूँ इन सब चीजों को, कि SPSS के लिए ये नहीं कि सब काम उसने ही करना है, उसके लिए आपको स्टैट की नॉलेज होनी चाहिए। और आपको स्टैट की नॉलेज यदि नहीं होगी और SPSS ने आपको दे दिया, वो तो माइनस में भी देगा प्लस में भी देगा। तो मेरे पास एक थीसिस आई थी, उसमें सारे टी वैल्यू माइनस में थी और वो देखने में बड़ी बुरी लग रही थी, क्योंकि टी कभी भी मतलब माइनस में, वो तो हमारा मीन हम 1 किसी को भी कर सकते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 हम किसी को भी कर सकते हैं। तो वहां पर देखने की चीज है कि SPSS के द्वारा जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उसको आपको समझना होगा। उसको ये नहीं कि उसी की कॉपी पेस्ट करके आपने थीसिस में लगा दिया, आपको उन चीजों को समझना होगा कि ये, इसके लिए आपको स्टैट पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं कि SPSS में जो रिजल्ट आए, मैं देख रही थी कई थीसिस में ऐसा आता है कि सारे को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जरूरत की जो चीजें नहीं भी होती हैं वो सब थीसिस मोटी बन जाती है। और थीसिस में जब देखो तो बड़ा बुरा लगता है। और पूछा जाता है स्टूडेंट से तो कहता है कि मैंने तो SPSS ही किया था। SPSS एक्सक्यूज नहीं है, वो आपको थोड़ी कैलकुलेशन में मदद कर दे रहा है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि टी कहाँ पर लगेगा, कोरिलेशन कहाँ पर कौन सा कोरिलेशन कब लगता है, अनोवा कहाँ पर लगेगा, उसकी क्या अजम्पशन है। ये अभी आपको आगे के चैप्टर्स में सब चीजें बताई जाएंगी कि किसकी क्या अजम्पशन है, कि हम कौन से स्टेट क्यों यूज करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाह रही थी, आपके लिए एक पॉइंट है कि SPSS के द्वारा जब आप एनालिसिस करते हैं तो उसकी आप होमोजेनिटी टेस्ट करा लें कि वो होमोजेनियस है या नहीं। अगर या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका सैंपल है या नहीं, आप उसकी कर्टोसिस और स्क्यूनेस को मेजर कर लें। यदि स्क्यूनेस और कर्टोसिस जो है वो नॉर्मल हैं, जो अपनी उसकी वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आ रही है, तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं। वहां पर आपके पास लॉजिक होगा कि चूंकि हमने इसकी नॉर्मलिटी चेक की थी, हमने अपने जो हमारा जो स्कोरिंग है, जो हमारी एनालिसिस है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, उसमें हमने अपने डाटा की नॉर्मलिटी चेक की थी और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आया, उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एजम्पशन को फुलफिल किया, तो हमने इस वजह से पैरामेट्रिक स्टेट लगाई है। ठीक है, तो ये आपका एक टेस्ट मतलब एक स्टेप आपके लिए ये हो सकता है कि आप तब कर सकते हैं, परंतु स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि हमने क्यों कर दिया ऐसा। अगर आपके गाइड ने आपको बताया है तो उसको लिखो। थीसिस वाले को क्या पता कि आपने क्यों ऐसा कर दिया, जो आपकी थीसिस को चेक कर रहा है उसको तो पता ही नहीं है ना। तो हर चीज को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, थीसिस में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सपर्ट तो थीसिस पढ़ता है और कहता है अच्छा इसने ये वाली स्टेट यूज की और इसने ये लगा दिया, और कहीं पे भी लिखा नहीं होता कि हमने ये वाली स्टेट का यूज किया है। अच्छा, जनरली स्क्यूनेस और कर्टोसिस कोई देता नहीं है थीसिस में, क्योंकि वो अगर देने लग गए तो वो जनरली उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एजम्पशन को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा हमारा डाटा होता है जो हमारे वेरिएशन को बढ़ा देता है, जिससे हमारी स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो वैसे कंडीशन में आप इसकी नॉर्मलिटी भी चेक कर सकते हैं। आजकल SPSS में नॉर्मलिटी भी चेक कर सकते हैं, तो उसमें अगर वो आती है उस रेंज में तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको थोड़ा सा सैम्पलिंग एरर के बारे में बताना चाहूंगी, परंतु सैम्पलिंग एरर हमारी तब हो जाती है और जनरली होती है जब हमारा पॉपुलेशन मीन और जो सैंपल मीन होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। अगर कहीं पर हमारे पास स्टडी होती है, उतने बड़े पॉपुलेशन में भी वो स्टडी की गई होती है, उसका मीन जो होता है, या आपको लगता है कि रिजल्ट बड़े यूनिक आ रहे हैं, तो इस समय ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा रिजल्ट हमारे जैसे अगर हमने कहा कि कोई सोसाइटी में इस तरह की फीलिंग्स रहती है, या हमने कहा कि हमारे जैसे अगर हमने आप ही लोगों के ग्रुप में कहा कि आप लोगों में थीसिस जो लिखने की जो आपकी स्किल है वो किस तरीके की है, उस चीज को हम मेजर करना चाहें, या आप लोगों के
मेंटल हेल्थ का मेजरमेंट करना चाहें तो अगर वो पूरे पॉपुलेशन की मेंटल हेल्थ से डिफर करता है तो इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं सैम्पलिंग में हमारी प्रॉब्लम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी देखने को आती है, परंतु ये हमको तब समझ में आता है जब हमारे पास पॉपुलेशन मीन होता है। जनरली पॉपुलेशन पे स्टडी करना बहुत कठिन होता है, पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना बहुत कठिन होता है। कुछ केसेस में ही हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर पाते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोगों का आज हमारा बहुत सेशन बहुत टिपिकल रहा, तो उसके लिए मैं अपने आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। और आपको कैसा लगा, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यस प्लीज, कोई भी क्वेश्चन अगर आप इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं कि किस एरिया में किस तरह की सैम्पलिंग का प्रयोग करना चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। यस मैम, this is Jinsi Cherian from the Albag Educational Institute, Agra. Am I audible, ma'am? यस, इको हो रही है एक्चुअली आपकी आवाज ना। वो दो जगह से माइक ऑन कर रही थी ना। हेलो, हेलो। Yes, ma'am. यस मैम, I wanted to ask कि हम जब सैम्पलिंग साइज को मेजर करते हैं तो हमें कोई पर्टिकुलर हमारे पास फॉर्मूला है शायद, तो उस फॉर्मूला के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं प्लीज? एक मिनट, आपकी आवाज इको हो रही थी तो एक बार फिर से अगर आप बोल देंगे तो अच्छा लगेगा। इसको आवाज आ रही है। इसको स्क्रीन कर दो। यस, अब बोलिए। मैम, आई वाज आस्किंग कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में वी आल्सो हैव सम फॉर्मूलाज जिससे हम सैंपल साइज को मेजर कर सकते हैं कि हमारे पॉपुलेशन अगर इतनी है तो हम इसमें से कितना सैंपल लेना हमारे लिए एप्ट रहेगा। सो आई वाज आस्किंग कि क्या हमारे पास 10% जो है वो जनरली लिया जाता है, कई रिसर्चर्स और कई साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया है कि हम 10% जो है वो आइडियल माना जाता है। बट मैम, अगर हमारा 1 लाख का सैंपल है तो उसका 10% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो वो पॉसिबल नहीं है, तो डिपेंड करता है कि रिसर्च क्या है। और 300 जनरली हम लोग रिसर्च में लेते हैं, 300 लेना चाहिए, और वो भी डिफरेंट प्रकार के होंगे। यदि हम उसके बाद काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, कई बार 500 600 पे भी काम करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा मतलब हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम इससे ज्यादा काम कर सकें। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग मैम, बिकॉज अगर हम सिलेक्टेड पॉपुलेशन पे काम करते हैं, जैसे हम अगर डॉक्टर्स के ऊपर काम करते हैं तो हम पूरे इंडिया के डॉक्टर्स को तो पॉपुलेशन हमें नहीं पता होगा कि कितने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं। अगर हमें वो पता भी चल जाता तो कुछ ऐसे भी होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है या फिर एक्टिव नहीं है रजिस्टर होने के बावजूद भी। तो हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे करेंगे? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमको फोकस करना पड़ेगा। मैंने जैसे आपको उत्तराखंड का एग्जांपल दिया था या यूपी का एग्जांपल ले लीजिए, इवन इंडिया की बात तो छोड़िए, परंतु हम पहले आपकी प्रॉब्लम एरिया को स्पेसिफिक करेंगे। अपने एरिया को स्पेसिफिक यदि हमने कर दिया, हमने यूपी के ले लिया, ठीक है जी मैम। तो या मैंने आपको शुरू में, आपने अगर मेरी बात जी मैम सुना था आपने जो बोला था जी। तो हमारे वहाँ उत्तराखंड में 2 हमारे रीजन हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से 7 और 6 का इनका प्रपोर्शन है। 7 स्टेट एक रीजन में और 6 रीजन एक स्टेट में। जी मैम, मैंने आपको बताया था कि दोनों में से आप रेंडमली जो है 2 ले लीजिए, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, छोटा हो गया ना आपका मैम समझ में नहीं आया मैम फिर से बताएंगे प्लीज? यस, जैसे मैंने आपको बताया कि यूपी का बता सकती हैं आप मुझे एकदम एग्जैक्ट, मुझे स्टेट पता नहीं है। मैम यूपी ही हुआ, मैम यूपी ही हुआ। चलिए, यूपी में कितने स्टेट्स हैं बाय द वे? यूपी में स्टेट्स नहीं मैम, सिटीज होंगे। हेलो मैम यूपी में कितने स्टेट्स? आपकी आवाज थोड़ी सी हो रही है। चलिए Yes, ऐसा ma'am. करते हैं, अच्छा सुनो, मैं अपनी से एग्जांपल देते हैं आपको। जी मैम। बाय द वे आपको
हेलो, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग। जी जी मैम। उत्तराखंड समझती है? उत्तराखंड, जी मैम, हेलो, उत्तराखंड समझते हैं मैम। ओके। उत्तराखंड आपने देखा हुआ है, जहाँ पे देहरादून, नैनीताल सब चीजें हैं, जी मैम। है। तो आपके उत्तराखंड में हमारे 2 रीजन है, मतलब 2 रीजन में बटा हुआ है वो, या चलिए हाँ जी। आप रीजन में डिवाइड नहीं करते हैं तो उसको हमारे वहाँ जो है वो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। जी ओके, 13 डिस्ट्रिक्ट में से मैं रेंडमली 5 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके लिए आप लॉटरी सिस्टम से 13 आप पर्ची बनाइए, उसमें से 5 को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, जी मैम। ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया। 5 के बाद अब आपने 5 डिस्ट्रिक्ट में कितनी तहसील है, या और भी क्राइटेरिया हो सकता है, नगर पालिका भी हो सकता है आपका, केवल आप नगर पालिका क्षेत्र के लोगों ले लो, जी या आप केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ले लो। ठीक जी है, जहाँ पे जी नगर पालिका है केवल आप उनको ले लीजिए, छोड़िए। जहाँ पे नगर पालिका है, जितनी भी नगर पालिका है, उन 5 डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी नगर पालिका है, क्योंकि कई बार बड़े शहरों में महापालिका नगर पालिका होती है, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मैं महापालिका को ले रहा हूँ, या नगर निगम को ले रहे हैं, या नगर पालिका को ले रहे हैं। मैम आप स्ट्रैटिफाइड करेंगे फिर अपने पॉपुलेशन को? हाँ बिल्कुल, स्टेटा बनाएंगे ना, यहीं से स्टेटा बनने शुरू हो जाएंगे। पहले तो आपको यहीं पर से स्टेटा बनाने पड़ेंगे ना, कहाँ से कितना ले रहे हैं आप। तो मैम फिर उस पर रैंडम सैम्पलिंग नहीं हो पाएगी फिर? होगी, क्यों नहीं होगी, ये देखिए। ठीक है, आपने 5 डिस्ट्रिक्ट लिए, 5 डिस्ट्रिक्ट में से आपने 10 नगर पालिका ले ली। जी मैम। ठीक है, 10 आपने नगर पालिका क्षेत्र ले लिए। अब उस 10 नगर पालिका में से कितने हॉस्पिटल हैं ये डिसाइड कीजिए आप। उन नगर पालिका में सरकारी, गवर्नमेंट, आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप प्राइवेट डॉक्टर्स को लेंगे कि गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को लेंगे। तो आपने कहा कि मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों पे लेना है, उनके मेंटल हेल्थ को देखना है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में उनका मेंटल हेल्थ कैसा है, और जो प्राइवेट सेक्टर में है उनका मेंटल हेल्थ कैसा है। जी मैम। तो आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट को ले लिया। अब उस गवर्नमेंट, आपके पास एक नगर पालिका में 10 गवर्नमेंट हैं, मतलब जितने भी हैं, उसमें से आपने 5 जो हैं वो फिर सेलेक्ट कर लिए, 5 गवर्नमेंट ले लिए और 5 प्राइवेट ले लिए। ओके जी। अब आपको ये देखना है कि हमने कितने उन जो 5 हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उसमें से आप रेंडमली 10-10 डॉक्टर्स को ले लीजिए। ओके, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कर लेंगे फिर हम। वो स्टेटा तक आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, आपको ये देखना है कि जो डॉक्टर 50 to 60 ईयर हैं उनको लेना है, या जो 20 to 30 ईयर हैं उनको लेना है। जो 20 to 30 ईयर वाला है उनका मेंटल हेल्थ अलग होगा, जो 50 to 60 होंगे उनका मेंटल हेल्थ अलग होगा। तो आप स्टेटा बनाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि हॉस्पिटल से कितने डॉक्टर ले रहे हैं। जी क्लियर हो गया? जी मैम। जी मैम। नहीं बताइए, और कोई किसी को थैंक यू सो मच मैम। यस मैम। किसी ने और कोई क्वेश्चन पूछना है? यस मैम। मैम जैसे हमारे सैंपल में 2 वेरिएबल हैं, सोशियो इकोनॉमी स्टेटस के आधार पे अगर हमें सैंपलिंग करनी है, ओके, तो इसमें सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगाई जा सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैम इसमें ये क्लियर करिए कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपने अच्छी तरह से क्लियर किया है, पहले तो ये बताइए। यस मैम, इसमें अगर 3 स्टेटस, अगर हम 3 लेवल हम ले रहे हैं। क्राइटेरिया लिया है आपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बनाने का? मैम टूल के आधार पे अगर टेस्ट किया जाए तो। टूल के आधार पे आपने Q1 और Q3 के आधार पे बांटेंगे आप? मैम टेस्ट टूल के आधार पे अगर टेस्ट किया जाए तो। टेस्ट तो आप कब पे करेंगे? आपने कहीं इसमें आपका ये भी क्लासिफिकेशन है कि हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस? यस मैम, यस मैम, हाँ ये 3 लेवल है मैम इसमें। इकोनॉमिक स्टेटस किसको कह रहे हैं आप, ये क्लियर कर लीजिएगा, ये बाद में प्रॉब्लम होती है। जी मैंने आपको बताया ना अभी, जो हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और एक हमने होटल वाले को ले लिया, उन दोनों की इनकम को हमने अगर बाय द वे करा है तो उनकी इनकम में डिफरेंस होगा, उनकी मेंटल हेल्थ में भी डिफरेंस होगा। यस मैम, है ना? तो Yes, हाँ ma'am. बताइए, अब बताइए आगे बढ़िए कि तो इसमें सिंपल रैंडम कैसे? सैंपलिंग लगाई जा सकती है आगे इसके बाद? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप रैंडम सैंपलिंग। आपका एरिया क्या है? मैं एडोलसेंट्स। एरिया क्या लिया है आपने? सैंपल, आपका सैंपल एरिया क्या है फिर बता दीजिए मेंटल आपको। मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ तो आपका वेरिएबल हो गया। आपने किस जगह के
लोगों को लिए? सॉरी मैम, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लिया है उत्तराखंड का। ओके, उत्तराखंड से लिया है आपने। कहाँ के? जी। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का लिया हाँ। है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का लिया है, हल्द्वानी का लिया है, इनका कहाँ का लिया है? पूरा देहरादून मैम डिस्ट्रिक्ट का लिया नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, पूरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लिया गया है। है? ओके ओके, ठीक है, आपने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लिया है। हम्म। पहले तो ये बताएंगे कि आपने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ही क्यों लिया है। यस मैम। ओके, ये क्लियर करेंगे कि हमने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ही क्यों लिया है। जी। उसके बाद आप नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी नगर पालिका क्षेत्र हैं उसका स्टेटा बनाएंगे और उसके आधार पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग करेंगे। अगर जी आप मैम। बिना स्टेटा बनाए हुए सिंपल रैंडम सैंपलिंग करने लग गए तो मालूम चला कि आप हल्द्वानी और नैनीताल में ही आपका सैंपल पूरा हो गया यस मैम। और जगह का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, रामनगर छूट गया आपका। ठीक है, यस और मैम। आपका रिप्रेजेंटेशन जब आपसे पूछा जा सकता है कि आपने रामनगर को क्यों छोड़ा, तो अगर आप रैंडम ली आप बताएंगे कि मेरा क्राइटेरिया इसका ये था, मैंने ऐसे सेलेक्ट किया। नैनीताल Yes. डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी नगर पालिका क्षेत्र थी या जितनी भी तहसील है उन तहसील को लिया। ठीक है, या हमने तहसील भी ली, नगर पालिका क्षेत्र भी लिए, तो आपको पहले अपने स्टेटा क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद उनमें सिंपल रैंडम सैंपलिंग प्रयोग करनी पड़ेगी। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का केवल प्रयोग आपने अगर करना शुरू हुआ तो बहुत छोटे पॉपुलेशन में होता है। यस मैम। आपने एक क्लासरूम में मैंने आपके 105 बच्चों में से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो मैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग कर सकती हूँ। बट अगर मेरे पास बहुत बड़ा एरिया है तो उसमें सिंपल रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग में कई एरिया हमारे छूट जाएंगे। ओके ओके मैम। ठीक है, क्लियर? यस मैम, क्लियर, थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम, जैसा आपने बताया कन्वीनियंस सैम्पलिंग में कि हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, तो मैम इसमें बायसनेस तो आ सकती है, जैसे इफेक्ट हम अपने कैरेक्टर के हिसाब से हमारा जो इफेक्ट हो जाएगा वो सैंपल पे पड़ेगा, तो मैम फिर वो हमारे सैंपल को इफेक्ट करेगा? नहीं, वो तो आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का प्रयोग कर रहे हैं ना, वहाँ पे चुने जाने की संभावना सबको बराबर है ही नहीं। और हम देखिए कन्वीनियंस सैंपलिंग जो है वो गलत नहीं है, वो गलत थोड़ी ना है, हम यूज कर रहे हैं, पर इसका उद्देश्य क्या है, हमारे टॉपिक क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। और जब हमने ये देखने की कोशिश की कि जो हमको ये नेक्स्ट हमारी सरकार किसकी आएगी या जनरल हमको क्या, अगर हम लोग अभी इस समय कोविड-19 का जो टीकाकरण हो रहा है उस पर काम करना चाह रहे हैं तो हम रैंडमली जो हमारी एक्सीडेंटल सैंपलिंग है उसका तो प्रयोग करेंगे, जो मिल जाएगा उससे पूछेंगे कि इसको यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च के टॉपिक क्या है। जी मैम। ठीक है, तो गलत नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। जी जैसे मैंने आपको बताया कि सैंपलिंग कोई गलत नहीं होती, उद्देश्य क्या है। जी मैम। ठीक है, वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है, सब आपके टॉपिक पे डिसाइड करता है, वो होगा कोई जो आपको बताया गया होगा तो ठीक होगा वो। जी मैम। अगर और कोई क्वेश्चन? एनी क्वेरी? कोई क्वेश्चन अगर और है तो पूछ लीजिए, क्योंकि बाद में बड़ी परेशानी होती है जब आप लोग थीसिस लिखते हैं और ये बेसिक चीजें बहुत क्लियर नहीं होती। और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। मैम एक क्वेश्चन और पूछना है आपसे। हाँ बताइए। मैम जैसे हमारा जो डेटा कलेक्शन है वो नर्सिंग स्टाफ है अलवर डिस्ट्रिक्ट से। ओके। तो मैम लेकिन जैसे विलेज में तो हॉस्पिटल्स नहीं है, सारी सिटी में है, तो मैं सिटी से कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो मेरा बायसनेस आएगी या फिर वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा पूरे अलवर सिटी का? आप उसको क्लियर पहले ही कर लीजिए ना, पहले ही क्लियर कर लीजिए कि हम आपका जो कंट्रोल अभी वो लेक्चर छूट गया एक्चुअली, अगर मैंने उसके बाद पढ़ाया होता आपको तो आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी नहीं आती। तो कल मॉर्निंग में उनका लेक्चर होगा कल का। लेकिन हमारी कंट्रोलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम वेरिएबल को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप उसको कंट्रोल कर लीजिए कि
कि हम अलवर डिस्ट्रिक्ट के केवल जो हमारा शहरी क्षेत्र है केवल उसी को लेंगे, तो गांव में जाने की तो जरूरत ही नहीं है ना। तो मैम वो हाँ पूरा रिप्रेजेंट करेगा अलवर को, या फिर हम सिर्फ अलवर सिटी को ही मतलब लिखें, क्या करना देखिए है? अलवर सिटी में गांव में भी तो होंगी सारी फैसिलिटी। वो आप किस पे काम कर रहे थे, मुझे क्लियर आवाज नहीं आई थी। मैम जैसे हमारा नर्सिंग स्टाफ है। हाँ तो नर्सिंग स्टाफ तो गांव में भी तो होता ही है। मैम बहुत मतलब एक दो ऐसे इतना कोई मेजर नहीं है वहाँ पर, सारे जो गांव के लोग सिटी ही आते हैं ऑलमोस्ट दिखाने। नहीं वहाँ पे कोई ना कोई एएनएम तो होगी ही, हर गांव में जरूरी होती है भाई, वो तो गवर्नमेंट का रूल है। ओके तो मैम। आप ऐसा करिए, इसको दो पहले तो इसको रूरल अर्बन में डिवाइड कर लीजिए। ओके मैम। ठीक है, आप स्ट्रेटा बना लीजिए ना उससे कि मैंने इतने लोग जो हैं वो रूरल से लेने हैं, इतने अर्बन से लेना है, इतने मेरे जो नर्सिंग स्टाफ है इतना लेना है। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि उसमें भी आप उसमें भी आप एक और आपको बहुत अच्छा पूरा रिप्रेजेंटेटिव डाटा के लिए मैं बताऊंगी कि आप तहसील ले लीजिए, जितनी भी तहसील होंगी उसके 2 तहसील ले लीजिए, 3 तहसील ले लीजिए, उसके 2-2 गाँव ब्लॉक ले लीजिए, उन ब्लॉक के 2 गाँव ले लीजिए, तो आप बिल्कुल तल तक बिल्कुल नीचे लेवल तक पहुंच जाएंगे और आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने ऐसा सैंपल क्यों दिया। ओके मैम। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में पूरे अलवर को आप अगर बाय द वे कोई गांव कोई तहसील कवर नहीं होती तो आप बताइए कि मैंने ये रैंडमली सेलेक्ट किया है, मेरे कोई बायस नहीं है इसमें। ओके मैम। ठीक है, ऐसे करिए तो बहुत क्लियर हो जाएगा। और कंट्रोल हम पहले ही कर लेते हैं, इन केस अगर आप चाहती हैं कि मैं गाँव में नहीं जाना चाहती, मैं केवल शहर के लोगों को, तो आपको शहर को क्लियर, आपको शहर किसको कह रही है ये ऑपरेशनल डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ओके मैम, जैसे अगर मैं सिटी में से करना चाहती हूँ तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा। आप सिटी से क्या मतलब है आपका, ये बताना पड़ेगा कि सिटी में सारी नगर पालिका की जो कंडीशंस होती हैं वो है नहीं, केवल नगर पालिका क्षेत्र के लोगों ये। ओके मैम। मतलब आपके पास जो भी आप सैंपल की छोटी से छोटी यूनिट ले रही हैं उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, वो बिना बेस के नहीं होना चाहिए। जैसे आपको ब्लॉक कहा तो ब्लॉक हमारा डिसाइडेड है, तहसील हमारी डिसाइडेड है। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम। हाँ, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, आप लोग मैम और कोई क्वेश्चन? मैम ये सर की क्लास आज नहीं हो पाई है, वो कल होगी? कल सुबह होगी, उनके वहाँ नेटवर्क इशू हो रहा था, तो कल मॉर्निंग में मेरी क्लास थी, मेरे बदले आप उनकी क्लास कर दीजिएगा। और जो भी आपको आज ये फीडबैक भरना है उसमें नाम बदल दीजिएगा, मेरे वाले में दे दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर मधुलता नयाल है। यस, फीडबैक फॉर्म हमने भेज दिया है। हेलो, फीडबैक फॉर्म हमने लिंक कर दिया है आप लोगों को। मैम मेल पे आया नहीं था। चलिए आज आ जाएगा। तो आप, मेरा नाम डॉक्टर मधुलता नयाल है, तो आप इसमें जो भी आप अपडेट करना चाहेंगे वो कर दीजिएगा। और प्रोफेसर RN सिंह जी का जो होगा रिवोल्यूशन वो कल सुबह वाली क्लास में। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी बच्चे को कोई और क्वेश्चन पूछना है तो कीजिए। चलिए, आपने मुझे काफी पेशेंसली सुना और हमने काफी आप लोगों का टाइम ले लिया, क्योंकि आज हमारा सिस्टम बहुत पेशेंसली काम कर रहा है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों का क्लास तो ठीक है और हम कल सुबह मिलते हैं। और आप लोग कल 10 बजे तक मिल जाएगा, लिंक आपको भेज दिए गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू।